एवरीवन, वेलकम टू फिलो। आई एम अफान हाशमी, योर साइंस टीचर। और आज हम अपना क्लास 10 साइंस का वही चैप्टर जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट डिस्कस कर लिए थे, और आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, ये सभी सवाल जो हम कर रहे हैं ये आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको इनकी खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। इस चैप्टर में हमने, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, आज हम शॉर्ट और लॉन्ग डिस्कस करने वाले हैं। और इस चैप्टर में हमने टोटल 34 क्वेश्चन का कलेक्शन बनाया था, जिसमें से हम ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट तो पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये 10 इसके शॉर्ट आंसर और 2 लॉन्ग आंसर्स। ठीक है। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये पिछले कई साल के पेपर के एनालिसिस कर कर बनाए गए हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ये आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी है और आपको इनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है पहला शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 पिछले वाले लेक्चर से कंटिन्यू हो रहा है, वहां पे हमने 22 क्वेश्चंस कर लिए थे ना, तो वहीं से कंटिन्यू हो रहा है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 23 इस हैंडआउट का है। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर एल्वियोली और नेफ्रॉन के बीच अंतर बताएं। ठीक है, हमको क्या बताना है? एल्वियोली और नेफ्रॉन के बीच हमें डिफरेंस बताना है। किसके आधार पर? संरचना और स्थान, यानी उनकी जो संरचना है किस तरीके से वो बने हुए हैं, और स्थान कहां पर सिचुएटेड होते हैं, और कार्य यानी उनका काम क्या होता है ना। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले संरचना और स्थान के आधार पर एल्वियोलाई के बारे में बात कर लेते हैं। गुब्बारे जैसी संरचनाएं जो फेफड़ों में ब्रोंकियोलस के अंतिम सिरों पर स्थित होती हैं। ठीक है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, जो फेफड़ों में यानी जो लंग्स के अंदर ब्रोंकियोलिस के अंतिम सिरों पर स्थित होते हैं। लंग्स में, ब्रोंकियोलिस में उनके एंड पॉइंट्स पर ये पोजीशन होती है, वहीं पे स्थित होती है। नेफ्रॉन की बात की जाए, नलिका जैसी संरचना जो वृकक गुर्दे में पाई जाती है। ठीक है, नलिका यानी एक ट्यूब जैसी संरचना जो वृकक यानी जो गुर्दे में पाई जाती है, वो गुर्दे में होती है हमारे। ठीक है ना। फिर बात कर लेते हैं उनके कार्यों की। गैसों का विनिमय, ठीक है, ये है एल्वियोले एल्वियोले का काम। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। और इसका नेफ्रॉन का काम क्या है? रक्त का निस्संदन छानना करके मूत्र का निर्माण करना। ठीक है, मतलब जो ब्लड होता है उसको छान के ये जो यूरिन है उसका निर्माण करता है। यह है हमारे नेफ्रॉन का काम। ठीक है बच्चों, तो दो बेसिस पर हमको कहा था इनको डिफरेंशिएट करने के लिए, दोनों बेसिस पर हमने टेबल बना के इनको डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025, मतलब जो इसी साल का जो सैंपल पेपर है उसी में पूछा गया ये सवाल है। एग्जाम के नजरिए से जरूरी है, और जैसा कि आप देख सकते हैं 3 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में आया है, तो इसको खूब ध्यान से देखिएगा थोड़ा, है ना। शॉर्ट क्वेश्चंस 3 नंबर में ही पूछे जाते हैं, तो उसके हिसाब से हमें उनका आंसर करना होता है। तो हमने यहाँ पर ये टेबल बना दी और 2-2 पॉइंट उनके डिफरेंशिएट कर दिए, जिससे कि 1.5 ईच हमको एक पॉइंट पर मिल जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। प्रश्न 24 कह रहा है, मनुष्य में भोजन के प्राचीन की प्रक्रिया में, सॉरी, मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया में यानी डाइजेशन की प्रक्रिया में निम्नलिखित एंजाइमों की भूमिका की व्याख्या करें। मतलब जो ह्यूमन डाइजेशन में जो एंजाइम्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स हमको दिए गए हैं यहाँ पर, उनकी जो भूमिका है, उनके जो रोल्स हैं, हमको वो बताने हैं। सबसे पहले हमारे पास सलाइवी अमाइलेज, फिर पेप्सिन, फिर ट्रिप्सिन और फिर लाइपेज। ये 4 हमको यहाँ पर एंजाइम्स दिए गए हैं, और ये कहा है कि मनुष्य का जो भोजन पाचन होता है यानी ह्यूमंस में जो फूड डाइजेशन होता है उसके अंदर इन एंजाइम्स का क्या रोल है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन छोटे पॉलीरेक्साइड में विघटित करता है। मतलब जो कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं उनको सिंपलर शुगर में ब्रेक डाउन करता है। जैसे स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, उसको ये माल्टोज और डेक्स्ट्रिन जैसे छोटे पॉलीसेक्राइड में विघटित करता है, यानी उनको तोड़ता है ना। फिर पेप्सिन का देख लेते हैं। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को प्रोटोजेस और पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। पेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन जो हम खाते हैं उसको प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देना, यानी परिवर्तित कर देना। फिर ट्रिप्सिन की बात कर लेते हैं। ट्रिप्सिन क्या करता है? पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस को पेप्टाइड्स में विघटित करता है ना। ट्रिप्सिन क्या करता है? जो पेप्सिन ने प्रोटीन को किस में कन्वर्ट किया था? प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में। ट्रिप्सिन क्या करेगा? इनको यानी पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस को ये पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा, उनको उसमें विघटित कर देगा। ठीक है, फिर लाइपेज की बात कर लेंगे। लाइपेज वसा स्लैश लिपिड को ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में परिवर्तित करता है। ये जो हमारा लाइपेज होता है ये फैट्स और लिपिड्स को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है।
ठीक है ना बच्चों, ये हो गए इनके रोल हमारे भोजन पाचन में। चलिए प्रश्न 25 देखते हैं क्या है। प्रश्न 25 में पूछा है, प्रोटीनूरिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें मूत्र में प्रोटीन की अधिक मात्रा पाई जाती है। नेफ्रॉन में कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होने से प्रोटीनूरिया होने की संभावना है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, हमसे एक कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, प्रोटीनूरिया, और उसके बारे में थोड़ा सा बताया कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो यूरिन है उसमें प्रोटीन की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत अधिक हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है ना। तो सवाल ये पूछा है हमसे कि नेफ्रॉन में कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होने से, नेफ्रॉन में ऐसी क्या चीज हो जाती है जिससे प्रोटीनूरिया होने की संभावना है। मतलब नेफ्रॉन में ऐसा क्या हो जाता है जिससे हमको प्रोटीनूरिया होने की संभावना हो जाती है, उसको एक्सप्लेन करना है। चलिए देख लेते हैं। नेफ्रॉन में निम्न प्रक्रिया प्रभावित होने से प्रोटीनूरिया होने की संभावना होती है। मतलब ये कुछ यहाँ पर हमको दी गई है संभावनाएं, ये होने से जो है हमको प्रोटीनूरिया होने की संभावना होती है। सबसे पहले, नेफ्रॉन द्वारा निस्पंदन या चयनात्मक पुनः अवशेषण ठीक से काम नहीं कर रहा हो सकता है। ठीक है, निस्पंदन का क्या मतलब होता है बच्चों, निस्पंदन होता है फिल्ट्रेशन, है ना। और ये जो चयनात्मक पुनः अवशेषण होता है इसको हम कहते हैं सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो बच्चों नेफ्रॉन द्वारा जब फिल्ट्रेशन या फिर सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ठीक से काम न कर रहा हो तो फिर हमें ये प्रोटीनूरिया हो सकता है। दूसरा दूसरा रीजन है, अनुचित निस्पंदन के कारण प्रोटीन भी निस्पंदित हो जाएंगे यद्यपि वे अपशिष्ट नहीं होते हैं। क्या होगा बच्चों, जब फिल्ट्रेशन अनुचित रहेगी तो उसके कारण जो है वो प्रोटीन भी जो है बिल्कुल मतलब फिल्टर नहीं हो पाएगा, है ना, वो भी निस्पंदित हो जाएंगे, है ना। और यद्यपि वे अपशिष्ट नहीं होते, जिसकी वजह से वो अपशिष्ट नहीं हो पाते, यानी वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते। निस्पंदन के बाद प्रोटीन जैसे उपयोगी पदार्थ पुनः अवशेषित नहीं हो पाते। ठीक है, या फिर ऐसा हो जाता है कि हमारा जो फिल्ट्रेशन हो जाता है, फिल्ट्रेशन के बाद प्रोटीन और प्रोटीन जैसे उपयोगी पदार्थ जो होते हैं, मतलब प्रोटीन और प्रोटीन लाइक फूड्स जो होते हैं, वो कंप्लीटली अवशोषित यानी कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो पाते, है ना। इसकी वजह से ये हमें ये प्रोटीनूरिया हो सकता है। ये कुछ इसके कारण हो गए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पक्षियों और स्तनधारियों में 4 कक्षीय हृदय होने का क्या लाभ है। ये पूछा है पक्षियों और स्तनधारियों, स्तनधारी यानी मैमल्स, यहां लिख देते हैं अंडरलाइन करके इसको, ये होते हैं हमारे मैमल्स। ठीक है ना, पक्षियों और स्तनधारियों में 4 कक्षीय हृदय यानी 4 चैम्बर्ड हार्ट होने का क्या लाभ है। 4 कक्षीय हृदय एक अनुकूलन है जो पक्षियों और स्तनधारियों के लिए कई लाभ प्रदान करता है। अनुकूलन का मतलब होता है अडेप्टेशन। ये जो 4 चैम्बर्ड हार्ट है ये एक अडेप्टेशन है। ठीक है, जो पक्षी यानी जो चिड़िया होती हैं जो आसमान में उड़ते हैं, पक्षी और स्तनधारियों के लिए यानी मैमल्स के लिए कई कई तरह के बेनिफिट्स देता है। ठीक है ना। 4 कक्षीय हृदय की विशेषता 2 आलिंद यानी 2 एट्रिया और 2 निलय होते हैं, यानी और 2 वेंट्रिकल होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल, 4 चैम्बर हो गए। ठीक है, जो एक पट द्वारा अलग होते हैं, यानी एक पट यानी सेप्टम के द्वारा अलग किए जाते हैं, है ना। यह पृथक्करण रक्त के अधिक कुशल और विशिष्ट परिसंचारण की अनुमति देता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ये जो सेपरेशन होता है ये किस चीज की अनुमति देता है, दिस अलाउस फॉर एफिशिएंट एंड स्पेशलाइज्ड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है ना, इसका मतलब हुआ ये जो हमने यहाँ पे लाइन लिखी है, ये पृथक्करण रक्त के अधिक कुशल और विशिष्ट परिसंचारण की अनुमति देता है ना। एक स्पेशलाइज्ड और एक एफिशिएंट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की अनुमति यानी परमिशन देता है, अलाउ करता है ये एक स्पेशलाइज्ड और एफिशिएंट फ्लो ऑफ ब्लड, है ना। 4 कक्षीय हृदय के कई लाभ हैं, जैसे चलिए अब उसके हम लाभ देख लेते हैं कि जो 4 चैम्बर्ड हार्ट है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला है रक्त का पूर्ण पृथक्करण, है ना। चलिए यानी कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। 4 कक्षीय हृदय ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त का पूर्ण पृथक्करण सुनिश्चित करता है। सॉरी मैंने सर्कुलेशन वर्ड यूज कर दिया, यहाँ पर सेपरेशन की बात कर रहे हैं, है ना। रक्त का पूर्ण पृथक्करण यानी सेपरेशन लिख देते हैं यहाँ पे। ये होगा हमारा सेपरेशन, है ना। 4 कक्षीय हृदय ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त का पूर्ण पृथक्करण सुनिश्चित करता है, मतलब उनका कंप्लीट सेपरेशन उसको ये सुनिश्चित करता है। मतलब इट मेक्स श्योर कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बिल्कुल सेपरेट है ना। ये पृथक्करण दोनों प्रकार के रक्त के मिश्रण को रोकता है, उन दोनों को मिक्स होने को रोकता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से रोकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ऑक्सीजन युक्त
रक्त शरीर के ऊतकों तक कुशलता पूर्वक पहुंचाया जाए, जिससे कि ये मेक श्योर करता है कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जितने भी हमारी बॉडी में टिश्यूज हैं उन ये एकदम उनमें एक कुशलता पूर्वक पहुंचाया जाए, मतलब बिल्कुल एफिशिएंटली उन तक पहुंचाया जाए, है ना। ये काम किसका है? ये काम है रक्त का पूर्ण पृथक्करण। ये किसका? फोर चैम्बर्ड हार्ट होने का एक लाभ है ना। दूसरा है ऑक्सीजन वहन क्षमता में वृद्धि। चलिए, हालांकि हृदय को 4 कक्षों में विभाजित करने से श्वसन और परिसंचारण, यानी परिसंचारण हमारा क्या होता है बच्चों? परिसंचारण होता है हमारा सर्कुलेशन, है ना। हालांकि हृदय को 4 कक्षों में विभाजित करने से श्वसन और परिसंचारण तंत्र यानी रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम अधिक जटिल और कुशल बनता है, ठीक है ना। इससे रक्त की समग्र ऑक्सीजन वहन क्षमता बढ़ जाती है। क्या होता है इसके अंदर? ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन वहन क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, जो विशेष रूप से उच्च ऊर्जा मांग वाले जीवों जैसे उड़ान के दौरान पक्षियों या सक्रिय अवधि के दौरान स्तनधारियों के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब एक तो फ्लाइंग के टाइम पे ये बर्ड्स के लिए, पक्षियों के लिए, और जो एक्टिव पीरियड होता है मैमल्स का, उस टाइम पे ये जो ऑक्सीजन की जो वहन क्षमता बढ़ जाती है ये उस टाइम पे काम आती है, ठीक है बच्चों। संक्षेप में, मतलब अगर इसको समराइज करें, हम ये कह सकते हैं कि पक्षियों और स्तनधारियों में 4 कक्षीय हृदय का विकास एक अनुकूलन का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब अगर हम इसको समराइज करें दोनों बातों को, हम ये कह सकते हैं कि पक्षियों में और स्तनधारियों यानी चिड़ियों में और मैमल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में ये जो फोर चैम्बर्ड हार्ट है, ये विकास, हृदय का विकास एक अनुकूलन, एक अडेप्टेशन का प्रतिनिधित्व है ना, एक रिप्रेजेंटेटिव है किस चीज का? अडेप्टेशन का, जो परिसंचारण तंत्र की दक्षता को बढ़ाता है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम की दक्षता को बढ़ाता है, साथ ही इन जंतुओं की विशिष्ट शारीरिक यानी इनकी जो कुछ फिजियोलॉजिकल और चयापचय संबंधी मांगों को पूरा करता है ना। इनकी मेटाबॉलिक डिमांड्स को भी पूरा करता है। एक फोर चैम्बर्ड हार्ट के ये लाभ है ना। चलिए, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, खुले हुए रंध्रों का चित्र बनाएं तथा साथ ही निम्नलिखित को दर्शाएं। हमको पहले तो बताना है, सबसे पहले तो हमको चित्र किसका बनाना है? खुले हुए रंध्रों का, यानी ओपन स्टोमेटल पोर्स। यहां लिख लेते हैं उसको। ये हो गया हमारा ओपन स्टोमेटल पोर्स। इसका डायग्राम बनाना है और दर्शाना क्या है हमको? उसके अंदर रक्षक कोशिकाएं यानी गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स को दर्शाना है, और क्लोरोप्लास्ट। ये मेरा हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, है ना। ये दोनों चीजें हमें क्या करनी है? ये हमको लेबल करनी है। चलिए, सबसे पहले तो चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम बना के आना है। ये हो गया हमारे खुले हुए रंध्र, ये ओपन स्टोमेटा का है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोमा क्लोज, यहाँ पर जो है बंद हो गया स्टोमा, है ना, उसका चित्र है यहाँ पर। अब देख सकते हैं हमको क्या क्या दर्शाना था? गार्ड सेल्स। बच्चों ये जो दो आप बड़े बड़े स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये वाले, ठीक है, जिसके ऊपर मैं एक आउटलाइन बना रहा हूँ ना, ये वाले, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, जो बीन शेप स्ट्रक्चर जो है ना, ये दोनों, इनको तो हम कहते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है बच्चों। और इन इन गार्ड सेल्स के अंदर आपको ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम ब्लैक एंड व्हाइट में बना हुआ है। जब आप इसको कलर्ड फॉर्म बनाएंगे तो ये जो स्पॉट्स होते हैं डार्क ग्रीन कलर के होते हैं, है ना, गार्ड सेल्स के अंदर। इनको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है बच्चों। ये दोनों हमने दर्शा दिए, सिंपल डायग्राम है। आपको ये जो दो बीन शेप जैसे स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं वो तो हमारे हो गए गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल के अंदर ये जो आप काले काले स्पॉट्स देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि डायग्राम ब्लैक एंड व्हाइट है, ओरिजिनली ये डार्क ग्रीन कलर के होते हैं, और ये गार्ड सेल्स भी हमारे लाइट ग्रीन कलर के होते हैं, है ना। तो बच्चों, ये जो आप ब्लैक स्पॉट्स देख पा रहे हैं, इनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनकी हमको लेबलिंग करनी थी, गार्ड सेल यानी रक्षक कोशिकाएं, और क्लोरोप्लास्ट हमने नीचे यहाँ पर लेबल कर दिया। अब हमको क्या बताना है? रंध्रों द्वारा किए जाने वाले 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। ये जो रंध्र होते हैं यानी स्टोमेटा जो होती है, इसके द्वारा किए जाने वाले हमको 2 काम बताने हैं। चलिए देख लेते हैं क्या 2 काम है। रंध्र के 2 कार्य हैं। पौधे और वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के माध्यम से होता है। जो पौधे होते हैं और एटमॉस्फेयर के बीच जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो किसके माध्यम से होता है? वो होता है हमारा स्टोमेटा के माध्यम से, मतलब थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। दूसरा कार्य इनका है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन रंध्रों के माध्यम से होता है। बच्चों, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है हमारा? ट्रांसपीरेशन, है ना। जो ट्रांसपीरेशन होता है हमारा, वो भी पौधों में स्टोमेटा की मदद से होता है।
चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित जीवों के हृदय में कितने चैम्बर्स हैं? उनके शरीर में ऑक्सीजन और ऑक्सीजनित रहित रक्त के, यानी हमारा ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त में मिश्रण को कैसे रोका जाता है? मछली, मनुष्य। ठीक है, दो हमको यहाँ पर दिए गए हैं और पूछा गया है कि इन जीवों के हृदय में कितने चैम्बर्स हैं, मछली और मनुष्य, और इनके हृदय में जो ऑक्सीजनेटेड और डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनका सेपरेशन किस तरीके से होता है, उनका जो मिक्सिंग है वो किस तरीके से रोकी जाती है ना। और फिर यहाँ पर चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, पौधों में जल परिवहन की क्रियाविधि बताएं। ठीक है, पौधों में जो पानी है वो किस तरीके से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है, पूरे के पूरे पौधे में किस तरीके से बढ़ता है, किस तरीके से ट्रांसफर होता है, उसकी हमें क्रियाविधि बतानी है। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ए पार्ट देख लेते हैं इसका, उसके बाद चॉइस वाले सवाल पे आएंगे। सबसे पहले मछली के हृदय में दो कक्ष होते हैं। ठीक है, रक्त गलफड़ों तक पंप किया जाता है, यानी ब्लड जो है वो गिल्स तक पंप किया जाता है, वहां ऑक्सीजन प्राप्त होता है और सीधे शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचता है ना। तो बच्चों मछली में क्या होता है, उसके जो हार्ट है वो टू चैम्बर्ड होता है, सिर्फ दो कक्ष होते हैं, है ना। जो ब्लड है वो गलफड़ों तक पंप किया जाता है, मतलब उसके गिल्स तक जो है ब्लड वो पंप किया जाता है और वहीं पे ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। जहां उसके गिल्स होते हैं वहीं पर जो है ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाती है और सीधे शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचा दिया जाता है। मतलब बच्चों मछली में ना मिक्सिंग होती ही नहीं है ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, क्योंकि क्या होता है ना, उनके पास सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, उनके दिल के अंदर, इन देयर हार्ट, और वो गिल्स पे आके क्या होता है, ब्लड वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और सारा का सारा फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही उनके पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर किया जाता है। तो वहां तो मिक्सिंग का मतलब कोई केस है ही नहीं, फिश के अंदर मिक्सिंग हो ही नहीं सकती, है ना। बात कर लेते हैं मनुष्यों की। मनुष्य के हृदय में चार कक्ष होते हैं। हृदय के दाएं और बाएं भाग को पट द्वारा अलग करने से ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन विहीन रक्त का मिश्रण नहीं होता। मतलब बच्चों जो ह्यूमन हार्ट है उसके अंदर ना चार चैम्बर्स होते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। अब क्या होता है, ये जो चार चैम्बर्स होते हैं दाएं और बाएं भाग में एक पट यानी एक सेप्टम द्वारा सेपरेटेड होते हैं, जिसकी वजह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स नहीं होते, है ना। ये हो गया मनुष्यों में इसका रीजन। अब हम बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन चॉइस में दिया था। क्वेश्चन क्या था, पौधों में जल परिवहन की क्रियाविधि बताएं। चलिए देख लेते हैं। जल और खनिज यानी वाटर एंड मिनरल्स जाइलम कोशिकाओं के माध्यम से मिट्टी से पत्तियों तक पहुंचते हैं। जड़ों, तने और पत्तियों की जाइलम कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं और एक संवाहक चैनल बनाती हैं जो पौधे के सभी भागों तक पहुंचता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना किस तरीके से पहुंचता है। ये जो वाटर और मिनरल है यानी जल और खनिज जो है वो जाइलम के द्वारा मिट्टी से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, है ना। अब जो जड़ें होती हैं, रूट्स, तने होते हैं, स्टेम, और जो पत्ते होते हैं हमारी लीव्स, इनकी ना जाइलम कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जो जाइलम सेल्स हैं इनके जाइलम वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, है ना। और ये एक संवाहक चैनल बनाती है जो पौधे के सभी भागों तक पहुंचता है ना। तो जब कोशिकाएं मिट्टी से आयन ग्रहण करती हैं, इससे जड़ों और मिट्टी में आयनों की सांद्रता में अंतर पैदा होता है, इसलिए जाइलम में जल का निरंतर प्रवाह होता रहता है। ठीक है बच्चों, ये है इसका रीजन। परासरण एक परासरणी दाब, मतलब ये ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं। परासरण क्या होता है हमारा, ऑस्मोसिस, है ना। परासरण एक परासरणी दाब बनाता है यानी एक ऑस्मोटिक प्रेशर बनाता है, और जल तथा खनिज एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित होते हैं, है ना। वाष्पोत्सर्जन के कारण यानी ट्रांसपीरेशन के कारण जल की निरंतर हानि होती है। वाष्पोत्सर्जन के कारण चूषण दाब उत्पन्न होता है और जल जड़ों की जाइलम कोशिकाओं में बल के द्वारा पहुंचता है। पौधों के परिवहन के लिए मूल दाब रात में अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दिन के समय तो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव प्रमुख प्रेरक शक्ति बन जाता है। ठीक है बच्चों, ये इसका दूसरा रीजन है परासरण के बारे में। परासरण प्रेशर से क्या होता है ना, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर से। चलिए अब प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। पौधों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी का उपयोग करती हैं, लेकिन हम पत्तियों को पानी देने के बजाय मिट्टी के माध्यम से पौधों को पानी देते हैं। यह पानी पौधे की पत्तियों तक कैसे पहुंचता है। ठीक है बच्चों, ये बोला है हमको कि पौधे की जो लीव्स होती हैं, प्लांट की लीव्स होती हैं, वो फोटोसिंथेसिस के लिए पानी का उपयोग करती हैं। जब हमने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। लेकिन हम पत्तियों को पानी देने के बजाय मिट्टी के माध्यम से पौधे को पानी देते हैं, है ना।
यही यही करता है ना बच्चों। पत्तियों पे पानी डाल के हम तो मिट्टी में पानी डालते हैं पौधे के, है ना। ये पानी पौधे की अब हमको ये बताना है पौधे की पत्तियों तक ये पानी पहुंचता कैसे है। चलिए, तो बच्चों ये जो है यहाँ पर, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये एक्स्ट्रा लाइन है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम बात कर रहे हैं कि पौधों तक, सॉरी, पानी पौधों की पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, ठीक है। पौधों में पानी जड़ों के माध्यम से मिट्टी से अवशेषित होता है ना। जड़ों, तनों और पत्तियों के जाइलम ऊतक आपस में जुड़े होते हैं, जिससे पानी के संवाहक चैनलों की एक सतत प्रणाली बनती है ना। अब हमने ये तो पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर लिया था कि जो पानी होता है पौधों तक वो पहुंचता कैसे है। भाई जड़ों को पानी दिया, और जड़ों का जो है पूरा पत्तियों के साथ, तने के साथ एक जाइलम का चैनल बना होता है, उस जाइलम के थ्रू जो है पानी पत्तियों तक पहुंचता है ना। पहले पॉइंट में तो ये है। दिन के समय जब रंध्र खुले होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव जाइलम में पानी की गति के लिए प्रमुख प्रेरक शक्ति की तरह कार्य करता है ना। जब दिन जब दिन हो रहा होता है, दिन के समय स्टोमेटा खुले हुए होते हैं, है ना। तो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव जाइलम, जो ट्रांसपिरेशन का जो खिंचाव होता है, वो जाइलम में पानी की गति के लिए प्रमुख प्रेरक शक्ति, यानी एक मतलब एक फोर्स जो है, एक फोर्स की तरह काम करता है ना। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव जाइलम में पानी की गति के लिए, मतलब पानी की स्पीड के लिए, पानी के मोशन के लिए प्रमुख प्रेरक शक्ति की तरह एक मुख्य, समझ लीजिए आप, एक मुख्य से मेरा मतलब ये है, प्रमुख प्रेरक शक्ति से मेरा मतलब ये है, एक मुख्य फोर्स की तरह जो है ये कार्य कर रहा होता है ना। रंध्रों से जल अणुओं के वाष्पीकरण से चूषण क्रिया उत्पन्न होते ही जो जड़ों की जाइलम कोशिकाओं से जल को खींचकर तने और फिर पत्तियों तक ले जाती है ना। रंध्र से जल अणुओं के वाष्पीकरण से क्या होता है बच्चों, जो स्टोमेटा से जल अणुओं के वाष्पीकरण, मतलब जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके ट्रांसपीरेशन से चूषण क्रिया उत्पन्न होती है, जो जड़ों की जाइलम कोशिकाओं से जल को खींचकर तने और फिर पत्तियों तक ले जाती है। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया उस क्वेश्चन का आंसर, मतलब कि पत्तियों तक पानी कैसे पहुंचता है। अब बात कर लेंगे हम अगले प्रश्न की, जो है अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। मतलब हमारे स्टमक में जो एसिड होता है उसकी क्या भूमिका होती है। ठीक है, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका इस प्रकार है। सबसे पहले बच्चों हम बात कर लेते हैं हमारे कि कौन सा अम्ल होता है हमारे अमाशय में, हमारे स्टमक में, हमारे स्टमक में होता है HCl, है ना। तो हम यहाँ पर HCl की बात कर रहे हैं। ये निष्क्रिय एंजाइमों को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, जिससे वे सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं। मतलब बच्चों जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं उनको ये एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिससे वो अपनी एक्टिव स्टेट में आ जाते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा है, ये भोजन में मौजूद सूक्ष्म जीवों को मार देता है। मतलब जो खाना हम खा रहे होते हैं उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें उनको ये मार देता है। तीसरा पॉइंट है, ये भोजन को नरम बनाता है, जो खाना हम खाते हैं उसको सॉफ्ट करता है। 3 नंबर का सवाल है, तो 3 पॉइंट, सॉरी, तो 3 पॉइंट हमने यहाँ बता दिए, जो कि मोर देन इनफ है 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। वायवीय एवं अवायवीय श्वसन के में क्या अंतर है, यानी हमसे पूछा है एरोबिक या एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, परिभाषा। वायवीय का अर्थ है वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब एरोबिक का जो वो है मायने, जो है मीनिंग है, वो है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हो रहा है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वो तो होगा हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। अवायवीय श्वसन हो गया हमारा, ये वो श्वसन है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसको हम कहते हैं हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी अवायवीय श्वसन। फिर ऑक्सीजन की आवश्यकता, कितनी आवश्यकता है, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन हमारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया, है ना। उसके बाद है प्रकृति यानी नेचर। इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें गैसों का जो है वो एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। बाकी अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी अवायवीय श्वसन की, इसमें गैसों का कोई आदान प्रदान नहीं होता, उसमें गैसेस का कोई भी आदान प्रदान नहीं होता है ना। फिर उत्पाद, प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या बनता है इसके बाद। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है।
जो ग्लूकोज है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन होके यानी विघटित होके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा और यानी एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एनारोबिक में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित होकर एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं कम ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसमें क्या होगा बच्चों, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या बनेगा, जो ग्लूकोज है वो विघटित होकर एल्कोहल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और कम एनर्जी रिलीज करेगा, उत्पन्न करेगा, है ना। जितनी एरोबिक रेस्पिरेशन जो उसमें क्या होता है, उसके अंदर थोड़ी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दो कारण बताइए कि पित्त रस को पाचन प्रक्रिया में, बाइल की बात कर रहे हैं बच्चों, पित्त रस को पाचन प्रक्रिया में यकृत का एक महत्वपूर्ण स्राव क्यों माना जाता है। चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित कारणों से पित्त रस को पाचन प्रक्रिया में यकृत का एक महत्वपूर्ण स्राव माना जाता है। यह अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है ताकि अग्नाशय एंजाइम उस पर कार्य कर सके। क्या करता है बच्चों, ये जो स्टमक से हमारे आने वाला जो एसिडिक फूड होता है, ये उसको बेसिक बनाता है जिससे कि जो अग्नाशय एंजाइम होते हैं वो उसके ऊपर कार्य कर सके, ठीक है ना। पित्त लवण भोजन में उपस्थित वसा के छोटे छोटे कणों को में तोड़ देता है, ठीक है ना। ये जो पित्त होता है, ये हमारे भोजन में जो वसा यानी फैट होता है उसको छोटे छोटे कणों में, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है, जिससे एंजाइमों के लिए उन्हें क्रियाशील करना और पचाना आसान हो जाता है। इससे क्या होता है, छोटे छोटे कणों में तोड़ने के बाद जो एंजाइम्स होते हैं उसके लिए फैट को डाइजेस्ट करना, है ना, आसान हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, अब बच्चों हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे, जो क्वेश्चन 5 नंबर में एक पूछा जाता है ना। शॉर्ट क्वेश्चन हमने इसके डिस्कस कर लिए हैं, अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। 2 लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर में। चलिए पहला वाला देख लेते हैं। नेहा ने नाश्ते में उबले हुए शकरकंद और उबले हुए अंडे खाए, मतलब बॉइल्ड स्वीट पोटैटो और बॉइल्ड एग्स खाए उसने ब्रेकफास्ट में। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देकर उसके द्वारा लिए गए भोजन के पाचन की प्रक्रिया के कुछ चरणों को समझने में उसकी मदद करें। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। उपभाग ए या बी में से एक विकल्प करें। चलिए हमें ए या बी में से हमें चॉइस दी गई है कि हमें कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो हम यहाँ दोनों ही डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलिए फिर अगर एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आता है और चॉइस मिलती है, फिर आप उनमें से जो भी आपके याद रहे, जो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आए या जो भी आपको पसंद हो, आप उसका आंसर दे सकते हैं। कोशिश तो ये करिएगा कि आप दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझें, है ना। और फिर आपकी मर्जी है आपको कौन सा सवाल अटेम्प्ट करना है। चलिए देख लेते हैं। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन से भरपूर है। आहार नाल के किस भाग में इस घटक का पाचन शुरू होता है। यहाँ पाचन के से जुड़े एंजाइम, आवश्यक परिस्थितियां और ग्रंथियां के नाम बताएं, ठीक है। दूसरे में पूछा है बी पार्ट चॉइस में, इनमें से किस खाद्य पदार्थ में वसा होती है, यह कैसे पचता है, ठीक है। पहले वाले में पूछा है कि किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन से भरपूर होता है, मतलब ये जो अंडा, बॉइल्ड एग है और बॉइल्ड स्वीट पोटैटो है, शकरकंद है, इनमें से किसमें प्रोटीन होता है। दूसरा जो क्वेश्चन चॉइस में उसमें पूछा किसमें वसा होता है, किसमें फैट होता है, ये कैसे पचता है ये बताना है। फिर तीसरा है, इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ स्टार्च से भरपूर है, इसका पाचन कैसे शुरू होता है। तीसरे सवाल में हमसे ये पूछा है। चलिए अब इसका आगे का सवाल पढ़ते हैं। क्या है, पचा हुआ भोजन आहार नाल द्वारा किस प्रकार ग्रहण किया जाएगा। नीचे दिए गया चित्र मानव आहार नाली के भागों को दर्शाता है। पाचन की प्रक्रिया पूरी होते ही इनमें से किस भाग में पचा हुआ भोजन सबसे अधिक होगा, ठीक है ना। एक डायग्राम दिया गया है हमको और ये कहा गया है कि ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को दर्शाता है ना। और ये बताइए कि जब जो पचा हुआ भोजन है वो सबसे ज्यादा किस भाग में अधिक, सबसे ज्यादा किस भाग में होता है। चलिए अब हम इसका उत्तर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या पूछा गया था कि प्रोटीन से भरपूर कौन सा वाला होगा इसके अंदर। तो बच्चों प्रोटीन से भरपूर जो होगा वो होगा हमारा उबला हुआ अंडा, है ना। जो अंडा है उसके अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है ना। तो प्रोटीन जो भोजन है हमारा उबला हुआ अंडा, और पाचन क्रिया प्रारंभ होती है अमाशय में। तो प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो कहाँ होता है, हमारी स्टमक में होता है। आवश्यक शर्तें क्या है, अम्लीय माध्यम, एक एसिडिक मीडियम होना चाहिए, जठर ग्रंथियों द्वारा प्रदान किया गया एक एसिडिक मीडियम हमको मिलना चाहिए, है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड द्वारा हमको एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड होना चाहिए। यह अम्लीय पीएच प्रोटीन पाचन एंजाइमों की सक्रियता के लिए आवश्यक है ना बच्चों। ये जो अम्लीय माध्यम है, ये कम से कम पीएच 1.5 से 2 तक इसकी होती है पीएच, यहाँ लिख लेते हैं हम।
पीएच जो है ये 1.5 से 2 तक प्रोवाइड करता है, जिससे प्रोटीन को एक एसिडिक मीडियम मिल जाता है, और जो प्रोटीन पाचन एंजाइम है उनको सक्रिय करने के लिए ये बहुत आवश्यक होता है ना। पीएच है इसकी 1.5 से 2। सेकेंड पॉइंट में हम ये बताएंगे कि ये जो अम्लीय पीएच होती है इसकी 1.5 से 2 होती है, जो जो उसके फिर आगे यहां से कंटिन्यू हो जाएगा, जो प्रोटीन पाचन एंजाइमों को सक्रिय करने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है बच्चों, फिर बात कर लेते हैं एंजाइम की। एंजाइम कौन सा होता है इसके अंदर? पेप्सिन, प्रोटीन को पेप्टॉन में तोड़ता है, जो प्रोटीन है उसको पेप्टॉन में तोड़ता है। उसके बाद हम बात करेंगे रेनिन की, ये होता है शिशुओं में, इन्फेंट्स में, है ना। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन के पाचन में, यानी कैसीन, है ना, जो दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसके पाचन में मदद करता है, कैसीन के पाचन में। शामिल ग्रंथियां, अमाशय में जठर ग्रंथियां यानी HCl, पेप्टोने पेप्टोनिजोन, और क्या लिखा है, पेप्सिनोजिन, सॉरी बच्चों, पेप्सिनोजिन यहाँ लिख लेते हैं, पेप्सिनोजिन, है ना। म्यूकस का स्राव करती हैं, जो हमारे पेट में जो जठर ग्रंथियां होती हैं वो क्या करती हैं? HCl, पेप्सिनोजिन और म्यूकस को रिलीज करती हैं। फिर अब बात करेंगे इसके बी पार्ट की, जो चॉइस में था, वसा पाचन, है ना। अंडे की जर्दी, मौजूद वसा, वसायुक्त भोजन, अंडे की जर्दी, ठीक है, उबला हुआ अंडा, है ना। जो अंडे की योक होती है येलो वाली, जो जर्देश को हम कहते हैं, उसके वो होती है एक सोर्स ऑफ फैट, उसके अंदर होता है फैट, है ना। इसका जो पाचन स्थल है, ये जो फैट है ये डाइजेस्ट कहाँ पे होता है? जाके छोटी आंत यानी गृहिणी में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये डाइजेस्ट होता है। प्रक्रिया देख लेते हैं क्या है। पित्त लवण यकृत से पित्ताशय में संग्रहित वसा का पायसीकरण करना यानी इमल्सिफिकेशन, उन्हें छोटी बूंदों में तोड़ना, ठीक है। अग्नाशय लाइपेज एंजाइम वसा को पचाता है, ग्लिसरॉल प्लस वसीय अम्ल, इस तरीके से, है ना। अब हम बात कर लेते हैं स्टार्च का पाचन। स्टार्च किस फूड में है? तीसरे जो क्वेश्चन में पूछा गया था ना, स्टार्च हमें मिलेगा शकरकंदी में, है ना। शकरकंद जो है वो स्टार्च से भरपूर होता है, ठीक है। स्टार्च से भरपूर भोजन, उबला हुआ शकरकंदी। पाचन क्रिया शुरू होती है सबसे पहले मुख में, जो डाइजेस्टिव, सबसे पहले जो इसका जो डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट होता है? हमारे मुख में। शामिल एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, जो हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा होती है, जो लार होती है, उसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज, है ना। वो स्टार्च को माल्टोज और हमारा जो होता है एक डाइसेक्राइड होता है माल्टोज, उसके अंदर परिवर्तित कर देती है, उसके अंदर चेंज करती है, ठीक है। आवश्यक क्षारीय माध्यम लार द्वारा प्रदान किया जाता है। एक जो बेसिक मीडियम चाहिए इसको डाइजेस्ट करने के लिए, वो हमारे सलाइवा यानी हमारी लार द्वारा प्रदान किया जाता है, उस तरीके से ये डाइजेस्ट होती है। अब बात करते हैं आगे, अधिकतम जो पचा हुआ भोजन भाग है वो कहाँ पे होता है, चलिए देख लेते हैं। जैसे ही पाचन पूरा होता है यानी कि डाइजेशन पूरा हो जाता है, पचे हुए भोजन की अधिकतम मात्रा छोटी आंत, है ना, में होती है, यहाँ यानी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। यहाँ पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, जो हमारा जो पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण कहाँ होता है? छोटी वाली आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पचे हुए भोजन का अवशोषण चलिए देख लेते हैं। अवशोषण छोटी आंत के इलियम में मौजूद प्रवर्त के माध्यम से होता है, ठीक है ना। छोटी आंत के अंदर जो इलियम प्रेजेंट होता है उसमें, छोटी आंत में जो इलियम में मौजूद प्रवर्त होता है उसके माध्यम से अवशोषण हमारा छोटी आंत में शुरू होता है, ठीक है। प्रवर्त में कोशिकाओं का एक नेटवर्क होता है, प्रवर्त के अंदर जो कोशिकाएं होती है, जो सेल होते हैं, उसका एक नेटवर्क होता है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, खनिज जल, ये जो है रक्त कोशिकाओं में अवशोषित, ठीक है। ये जो है हमारी ब्लड, उसके अंदर ब्लड सेल्स जो होते हैं उसके अंदर अवशेषित होता है हमारा क्या क्या? ग्लूकोज, अमीनो एसिड और खनिज जल यानी मिनरल और वाटर। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल लसिका में अवशोषित हो जाते हैं। वसीय अम्ल जो होता है हमारा यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये लसिका में अवशोषित हो जाते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा उस प्रश्न का आंसर कंप्लीट। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 34 की, जो है कि हमारा इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है, आखिरी लॉन्ग आंसर। आपके अमाशय में एक सुरक्षात्मक परत होती है, यह परत आपके अमाशय को सांद्र अम्ल से बचाती है, जो भोजन के पाचन में मदद करती है। जब कोई चीज इस सुरक्षात्मक परत को नुकसान पहुंचाती है या कमजोर करती है तो इसमें सूजन हो जाती है, जिससे गैस्ट्राइटिस होता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक एक प्रकार का बैक्टीरिया गैस्ट्राइटिस के कारण का सबसे सामान्य जीवाणु है। ये बात हो गई। हमको ये बताना है इस पैराग्राफ के आधार पर, हमारे अमाशय की परत को अमाशय के अम्ल से कौन बचाता है, पहला सवाल।
भोजन का कौन सा घटक अमाशय में पचता है, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, किन्हीं भी चार को बताइए। जो एसिड की चार भूमिकाएं बतानी है। और जो चॉइस में एक सवाल पूछा गया है, हमारे अमाशय द्वारा किए जाने वाला कोई दो कार्य लिखिए। हमारे अमाशय द्वारा किए जाने वाले कोई भी दो कार्य बताने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल क्या था, हमारे अमाशय की परत को अमाशय के अम्ल से कौन बचाता है। तो बच्चों क्या बोलते हैं, हमारे अमाशय की परत को अमाशय के अम्ल से बचाती है म्यूकस की परत। ये हो गया हमारे पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, दूसरे पार्ट में क्या पूछा था, भोजन का कौन सा घटक अमाशय में बचता है। तो हमें सबको पता है प्रोटीन जो है वो हमारे पेट में जाके डाइजेस्ट होते हैं। दूसरे वाले का जवाब हो गया प्रोटीन हमारा। ठीक है, तीसरा पूछा है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो मैंने आपको अभी पिछले वाले क्वेश्चन बताया था कि हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है। अब HCl की भूमिका हमको चार बोली थी लिखने के, चार भूमिकाएं देख लेते हैं। HCl कीटाणुओं को मारता है ना बच्चों। सबसे पहले तो ये कीटाणुओं को मारता है, यानी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं खाने के साथ उनको मारता है। बच्चों यहाँ HCl में स्मॉल एल लिखिएगा, HCl सब जगह यहाँ पर स्मॉल एल होगा। चलिए, है ना। HCl प्रोटीन पाचक एंजाइम को सक्रिय करता है। जो हमारा एंजाइम है जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उनको ये इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में लेके आता है। HCl एंजाइमों की क्रिया के लिए अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है एंजाइमों को एक सही से काम करने के लिए एंजाइमों को, मतलब उनको इनएक्टिव स्टेट में से एक्टिव स्टेट में लाने के लिए एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ना। और HCl भोजन को नरम बनाता है और हमारे खाने को जो है सॉफ्ट बनाता है HCl। चलिए, चॉइस में हमसे क्या सवाल किया गया था, और हमारे अमाशय द्वारा किए जाने वाले दो कार्य लिखिए। दो कार्य हमारे अमाशय द्वारा किए जाने वाले हैं, भोजन का अस्थायी भंडारण या फिर प्रोटीन का पाचन। ये दो काम है वो हमारे अमाशय यानी हमारी स्टमक द्वारा किए जाते हैं। तो बच्चों, लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है हमारा वो यहाँ कंप्लीट होता है। पूरा का पूरा चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। टोटल 34 क्वेश्चन थे इस चैप्टर में जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस को खूब अच्छे तरीके से तैयार करना है। इससे होगा कि आपका ये चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो जाए, तो वहां पर आपकी उसको आंसर लिखने में बड़ी मदद हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। तो खूब अच्छे तरीके से तैयारी करिए, और अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ। We will be discussing the important questions of next chapter. Thank you.